तो हमने लास्ट पार्ट में ये देखा था कि जेक ने लियाम को अबेंडन कर दिया था। इसी वजह जो लियाम होता है वो हमारे जेक के पास आया हुआ होता है ताकि वो हमारे जेक के साथ काम कर सके, लेकिन जो जेक होता है वो उसे अपने साथ रखने से मना कर देता है। लेकिन जो लियाम होता है वो उसके पैरों में पड़ जाता है। वहीं पर इस चीज के कारण जेक को ना चाहते हुए भी इस चीज के लिए मानना पड़ता है, लेकिन वो एक शर्त रखता है। जेक ये कहता है कि अगर जो लियाम है वो उसे हराने में कामयाब हो जाता है तो वो उसे अपने सब ऑर्डिनेट के तौर पर चूज कर देगा। लेकिन जो लियाम होता है वो हमारे जेक के सामने नहीं टिक पाता है। ये देखकर जो जेक होता है उसे सब ऑर्डिनेट के तौर पर चूज करने से मना कर देता है। अब आगे जेक लियाम से ये कहता है कि मुझे ये पता है कि तुम काफी ज्यादा डिटरमाइंड हो, लेकिन तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि तुम वल्हला जाने के लिए गिव अप कर दो। और वो ये सब कहकर यहाँ पर से जाने लगा होता है। इस पर जो लियाम होता है वो काफी परेशान हो जाता है। जेक ये सोच रहा होता है कि इसके हरकतों को देखकर ऐसा लगता है कि जेक ने सच में उसे अपने साथ से दूर कर दिया है। और जो लियाम है वो एक छोटे मोटी फैमिली से बिलोंग करता है। अगर वो जेकिन के साथ में नहीं रहता पिछले लाइफ के अंदर तो वो कभी भी इस ड्रैगन अकेडमी के अंदर सरवाइव नहीं कर पाता, क्योंकि जो ये अकेडमी है वो इतनी पावरफुल है कि वो मुझ जैसे डायरेक्ट डिसेंडेंट को भी अपने अकेडमी से निकाल सकती है। इसलिए नेचुरल सी बात है कि उसे आसानी से इस अकेडमी के अंदर से निकाला जा सकता है। लेकिन फिर भी वो इतना ज्यादा जिद क्यों कर रहा है यहाँ पर इस अकेडमी के अंदर रहते हुए वल्हला के अंदर जाने के लिए। मेरे पास्ट लाइफ के अंदर लियाम को इस अकेडमी के अंदर से एक्सपेल्ड कर दिया था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं माना और वो फाइनली एक मर्सनरी किंग बनकर उभरा था। वहीं पर लियाम रोना शुरू कर जाता है और वो ये कहता है कि प्लीज लॉर्ड जैक मुझे एक और चांस दीजिए। वहीं पर उसे इससे हरकतें करता हुआ देखकर जैक को ये समझ में आ जाता है कि जो ये बंदा है वो हार नहीं मानने वाला है। इसलिए वो उससे ये कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है। तुमने पहले ये कहा था कि अगर मैं कहूँ तो तुम यहाँ पर चुप हो सकते हो और तुम यहाँ पर अपने जीप को भी काट सकते हो, और मैं ये चाहूँ कि तुम क्रिपल हो जाओ तो तुम क्रिपल भी हो सकते हो। तो ठीक है तुम इस जगह पर अपना एक हाथ काट दो, वो भी राइट आर्म। वहीं पर यह सुनते के साथ ही जो लियाम की चिड़िया होती है वो उड़ चुकी होती है। उसकी रिएक्शन को देखकर जेक ये कहता है कि आखिर अब क्या हुआ, क्या तुम अब अपने आर्म को ज्यादा वैल्यू दे रहे हो। वहीं पर यह सोच रहा होता है कि मैं बेसिकली उसे ये कह रहा हूँ कि वो स्वर्ड्समैन ना बने। इसलिए मेरे ख्याल से मुझे ये नहीं लगता कि अगर वो सही दिमाग के अंदर होगा तो वो ऐसा कदम उठाएगा। और वो सब कहकर यहाँ पर से जाता हुआ ये कहता है कि मेरे पास काफी ज्यादा ट्रेनिंग करने के लिए बाकी है। अगर तुम अपने हाथ को नहीं काट सकते हो तो तुम यहाँ पर से दफा हो जाओ। और वे सब कहकर अपनी ट्रेनिंग चालू कर देता है। और वे सोच रहा होता है कि मुझे ये नहीं पता कि आखिर वो इतना डेस्परेट क्यों है, लेकिन फिर भी लियाम तुम्हें यहाँ पर इतना उदास होने की जरूरत नहीं है। भले तुम वल्हला के अंदर नहीं जा पाओगे, लेकिन फिर भी तुम रेड रैंक के अंदर इजिली पहुंच जाओगे। अभी जो लियाम होता है वो अपने स्वर्ड को उठाता है और वो अपने हाथ को काटने के लिए जाने लगा होता है। ये देखकर हमारा जेक काफी हैरान हो जाता है और वो काफी परेशान हो जाता है, और वो लकीली अपनी स्वर्ड की मदद से उसके स्वर्ड को दूर झटकाते हुए उसके हाथ को कटने से रोक देता है। वहीं पर ये देखकर जो लियाम होता है वो काफी हैरान होता है। तभी जो जेक होता है वो उसे कॉलर से पकड़ लेता है और वो उससे ये कहता है क्या तुम अपने दिमाग को खो चुके हो, आखिर तुम क्या करते अगर मैं अपने बातों से मुकर जाता तो। इस पर लियाम उदास होते हुए ये कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि इस चीज को खोने से ज्यादा चीज यहाँ पर मेरे लिए इम्पोर्टेंट रखती है। उसकी बात को सुनकर हमारा जेक उससे ये कहता है कि अगर तुम फिर से ऐसी बेवकूफी करने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें लात मारकर यहाँ पर से निकाल दूंगा। तुम इस चीज को अपने दिमाग के अंदर रखना। उसकी बात को सुनकर लियाम खुश हो जाता है और ये कहता है तो इसका मतलब ये है कि आपने मुझे अपना सब ऑर्डिनेट या फिर नौकर बना लिया है। इस पर जो हमारा जेक होता है वो उससे ये कहता है कि तुम आखिर क्या कर रहे हो, जल्दी जाओ और अपने कान का इलाज करवाओ, वरना लोग ये क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो मेरा सब ऑर्डिनेट है उसके पास एक कान ही मौजूद नहीं है। वहीं पर इसी के साथ में कुछ समय के बाद हमारे जेक के कमरे का सीन दिखाया जाता है। ये लोग यहाँ पर आ चुके होते हैं और हमारे जेक ने किसी बहुत ही पावरफुल पोशन का इस्तेमाल करते हुए लियाम के कान को उसके साथ जोड़ दिया होता है। वहीं पर इस चीज की वजह से लियाम होता है परेशान होता है, वो ये कहता है कि
क्या मेरे ऊपर इतना महंगा पोषण का इस्तेमाल करना क्या सही रहेगा। इस पर हमारा जैक उससे ये कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने इस चीज को सिर्फ तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट करा है। तो चलो अब मुझे ये बताओ कि आखिर तुम किस चीज को अपने हाथ से भी ज्यादा वैल्यू करते हो। उसकी बात को सुनकर लियाम ये कहता है कि मेरी माँ। ये उस वक्त की बात है जब मुझे यहाँ पर जैकिन ने अकेले छोड़ दिया था। तो मुझे ये सुनने को आया कि जो मेरी मदर है वो काफी बड़े बुखार के साथ यहाँ पर जूझ रही है, लेकिन फॉर्चुनेटली जो बुखार है वो जल्दी ही कम हो गया। लेकिन जो उनकी पूरी बॉडी है उनके ऊपर रोज की तरह यहाँ पर स्पॉट्स आ चुके हैं और वो दिन प्रतिदिन यहाँ पर कमजोर होती जा रही है। मैंने विलेज हीलर से भी हेल्प मांगी, लेकिन उन्हें भी ये नहीं पता है कि आखिर जो ये बीमारी है वो कौन सी है। इस पर जैक ये पूछता है तो आखिर तुम वल्हाला क्यों जाना चाहते हो। इस पर लियाम ये कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जो वल्हाला के लोग हैं वो उनके विद्यार्थियों को और उनकी फैमिली को यहाँ पर फ्री में इलाज उपलब्ध कराती है, इसलिए मुझे ये लगा कि उनके पास इसका इलाज होगा। उसकी बात को सुनकर जो हमारा जैक होता है वो पेन पेपर को उठाकर इस बीमारी का इलाज करने के लिए इसके दवाई को लिखना शुरू कर जाता है और वो साथ ही साथ इस बीमारी के बारे में बताता है। 5 साल के बाद पूरी की पूरी सेंट्रल कॉन्टिनेंट के अंदर जो ये बीमारी है वो फैल जाएगी और जो ये बीमारी है वो काफी खतरनाक होने वाली है, जिसकी वजह से जो काफी सारे लोग है वो अपनी जबान गवाह बैठेंगे। लेकिन आखिर में हर चीज की तरह इसका भी इलाज निकलेगा और जो ये चीज है वो ठीक हो जाएगा। वह पूरे सब कहकर इस बीमारी का इलाज लियाम के हाथों में धरा देता है और ये कहता है कि जो ये इलाज है वो काफी इजी है, यहाँ तक कि जो तुम्हारे गांव के डॉक्टर से वो भी इस चीज को बना सकते हैं। वह पर इस चीज के लिए जो लियाम होता है वो उसका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन वो फिर ये पूछता है कि यहाँ तक कि बड़े से बड़े हीलर्स भी इस बीमारी का नाम तक नहीं जानते हैं, तो आखिर आपको इसके बारे में कैसे पता चला। इस पर जैक हमें ये बताता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि इस बीमारी का इलाज निकालने वाले बंदे 2 जीनियस भाई थे, अल और जेफ। उन दोनों भाइयों ने मिलकर सेंट्रल कॉन्टिनेंट के अंदर इस बीमारी का इलाज निकाला था, लेकिन वहाँ के जो अल्केमिस्ट थे वो इस चीज की मदद से काफी प्रॉफिट करना चाहते थे और जैसे इन चीजों के बारे में उन दोनों भाइयों को पता चला तो उन्होंने इस बीमारी के रेसिपी को पूरे तरीके से लोकलाइज कर दिया, इसलिए हर किसी को इस चीज के बारे में पता था। लेकिन जो हमारा जैक होता है वो इसके बारे में लियाम को नहीं बताता है और वो ये कहता है कि तुम ऐसा कह सकते हो कि मेरे दोस्त ने मुझे इसके बारे में बताया है। वो आगे ये कहता है कि जबकि पास तुम्हारे पास इलाज आ चुका है तो अब तुम्हें वल्हाला के अंदर नहीं जाना पड़ेगा और ना ही मेरी सब ऑर्डिनेट बनने की जरूरत है। लेकिन जो लियाम होता है वो इस चीज के लिए नहीं मानता है और वो हमारे जैक के सामने घुटने टेक देता है और वो ये कहता है कि हाँ मैं वल्हाला तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी लॉयल्टी आपके साथ जोड़ता हूँ और मैं हमेशा आपसे लॉयल रहूंगा। वहीं पर इस चीज की वजह जो हमारा जैक होता है वो काफी हैप्पी होता है क्योंकि एक मर्सनरी किंग अब उसका सब ऑर्डिनेट बनने वाला है। तभी जो जैक होता है वो उससे मजाक से ये कहता है कि अगर तुम कमजोर रहते हो तो मैं तुम्हें फ्यूचर में बाहर की तरफ फेंक दूंगा। उसकी बात को सुनकर जो लियाम होता है वो इस चीज के लिए मान जाता है। इसी के साथ में प्रिंसिपल ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। ओवेन वहाँ पर आ चुका होता है और वो ये कहता है कि मैं यहाँ पर एक प्रपोजल को लेकर आया हुआ हूँ, क्यों न इस बार वाले सेमेस्टर के एग्जामिनेशन को कुछ ज्यादा डिफिकल्ट किया जाए। डीन इसका रीजन पूछते हैं। ओवेन ये कहता है कि आप मुझे इस चीज की वजह से एरोगेंट मान सकते हैं, लेकिन जो इस बार के जो फर्स्ट ईयर के बंदे वो काफी स्किल्ड हैं और जितने भी ग्रेट फैमिलीज के चिल्ड्रन हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और साथ ही साथ इस बार 2 प्योर ब्लड अवेकनर्स भी आए हुए हैं। अगर जो इस बार की एग्जामिनेशन है वो पहले की तरह ही सेम डिफिकल्टी पर रहेगी तो वो पुअर असेसमेंट की तरह काम करेगा। प्रिंसिपल ये कहता है कि जो ये चीज है वो पूरा सेंस मेक कहता है। तुम तो सच में यहाँ पर जीमेंस के बच्चे हो, इसलिए मैं इस चीज के बारे में कंसिडर करूंगा। इस पर ओवेन उनका शुक्रिया अदा कर यहाँ पर से चला जाता है। उसके जाने के बाद जो प्रिंसिपल होते हुए सोच रहे होते हैं कि मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि जो एप्पल है वो अपने पेड़ से ज्यादा दूर नहीं गिरा है। जो ये बच्चा है वो उसी की तरह सोचता है। वो
वो ऐसा सोचता है कि वो अपने आने वाले फ्यूचर प्रॉब्लम्स को जड़ से उखाड़ना चाहता है। वहीं पर इसी के साथ हमें सेमेस्टर एग्जाम के दिन का सीन दिखाया जाता है। इस पर लोगों को डंजन एक्सप्लोर करना होता है, जिस पर कि दो बंदे एक साथ मिलकर एक डंजन के अंदर जाते हैं और वो लोग दिए गए हुए टाइम के अंदर ही उस डंजन से बाहर की तरफ निकलते हैं। और यहाँ पर जितने भी डंजन मौजूद है उनकी जो डिफिकल्टी लेवल है वो एक दूसरे से काफी अलग है और एक दूसरे को रेंडमली यहाँ पर डंजन दिया जाता है। वहीं पर जेक लियाम से ये पूछता है कि क्या तुम नर्वस हो। लियाम ये कहता है कि हाँ थोड़ा मोड़ा नर्वस हो। जेक ये कहता है कि हाँ ये बात तो है, लेकिन ज्यादा नर्वस होने की वजह से तुम मिस्टेक कर सकते हो और ज्यादा रिलैक्स्ड होने की वजह से तुम काफी घमंडी बन सकते हो। इसलिए यहाँ पर सबसे अच्छा ये रहेगा कि तुम हल्का फुल्का नर्वस हो और तुम हल्का फुल्का रिलैक्स्ड हो। वहीं पर इसी के साथ इन दोनों की डंजन के अंदर जाने की बारी आ जाती है और वो लोग एक डंजन के अंदर जा रहे होते हैं। तभी उनके सामने एक बंदा आ जाता है और उन्हें दूसरे डंजन की तरफ इशारा करते हुए उसके अंदर जाने के लिए कहता है। उसकी बात को सुनकर जेक को सोच विचार करने लगा होता है। इस पर यह बंदा ये कहता है कि जल्दी करो, आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो। मैंने जिस डंजन के अंदर तुम्हें जाने के लिए कहा है उस डंजन के अंदर जाओ। उसकी बात को सुनकर जो जेक होता है वो आगे की तरफ रवाना हो जाता है और वो डंजन के अंदर जाता हुआ ये बताता है कि भले जो डंजन की डिफिकल्टी होती है वह एक दूसरे डंजन से काफी अलग होती है, लेकिन फिर भी इस एग्जाम को ड्रैकर्स मैनेजमेंट करते हैं, इसलिए यहाँ पर ज्यादा खतरा नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि तुम्हें दिए हुए टाइम के अंदर इस डंजन से बाहर की तरफ जाना है। डंजन के अंदर घुसते के साथ ही हर एक ग्रुप को दी हुई जो टाइम होती है वो शुरू हो जाती है और उन्हें 96 घंटे दिए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर तुम्हें ग्रेड भी मिलता है और उस ग्रेड को हासिल करने के लिए तुम्हें मॉन्स्टर्स को मारते हुए उसके सर को इकट्ठा करना होता है, जिसके जरिए तुम पॉइंट से कमा सकते हो। लेकिन फिर भी यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज डंजन से निकलना है। अगर तुम डंजन से नहीं निकल पाते हो दिए गए टाइम के अंदर तो तुम्हें यहाँ पर फेलिंग ग्रेड मिलता है। I mean, तुम इस टेस्ट के अंदर पास नहीं बल्कि फेल हो जाते हो। वहीं पर इसी के साथ हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर खाना पीना हो चुका होता है इनका और इन लोगों ने कैंप भी बना लिया होता है। इसलिए जो हमारा जेक होता है वो लियाम को आराम करने के लिए कहता है, लेकिन जो लियाम होता है वो इस चीज के लिए नहीं मानता है और वो जेक को पहले आराम करने के लिए कहता है। इस पर जेक ये कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बिना सोए हुए 4 दिन तक जग सकता हूँ। उसके बाद को सुनकर लियाम इसके लिए मान जाता है और वो सोने के लिए चला जाता है और जो जेक होता है वो बाहर की तरफ बैठकर पहरा दे रहा होता है और वो हमें ये बताता है कि इस डंजन के अंदर आए हुए मुझे 16 घंटे हो चुके हैं और एग्जाम की शुरुआत से पहले मैं 3 दिनों से लगातार ट्रेनिंग कर रहा था, तो इसका मतलब ये है कि मैं 90 घंटों से जगा हुआ था। यहाँ पर जो इन्फिनाइट स्टेमिना है वो सिर्फ फिजिकल फैटिग को ही रिकवर करती है, वो मेंटल फैटिग को रिकवर नहीं करती है। और हम लोग अभी डंजन के अंदर है जहाँ पर तुम कोई भी चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, इसलिए जितना हो सके मुझे उतना रिस्क को यहाँ पर कम करना होगा। अभी हमारे जैक के बेल को लगाए हुए दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर रिंग करने लगी होती है, लेकिन ये हल्का फुल्का रिंग कर रही होती है, इसलिए हमारे जैक को इसके बारे में पता नहीं चलता है और वो सो जाता है। वो सोना नहीं चाहता था लेकिन वो अपने आप सो जाता है और उसे एक सपना आता है जिसके अंदर जो ये रिंग है वो पूरे तरीके से जम चुका है और एक बड़ा सा कैसल है जिसके अंदर एक झंडा लहराया हुआ है और वहाँ पर एक माउंटेन है और उस माउंटेन के अंदर एक लेडी की लाश मौजूद है। वहाँ पर यह सपना देखते के साथ जो हमारा जेक होता है वो अचानक से जाग जाता है और वो परेशान होता हुआ ये कहता है कि जो ये सपना है वो तो वापस से आ रहा है और वेट मुझे यहाँ पर ये श्योर है कि मैंने यहाँ पर एक बेल की आवाज को सुना था और ये सुनकर काफी हैरान हो जाता है और वो फौरन से अपने बोनफायर को बुझाता है और वो लियाम को जगने के लिए कहता है और वो ये कहता है कि यहाँ पर एक दुश्मन आ रहा है, मैं सामने की तरफ जाकर सिचुएशन को चेक करता हूँ, तुम यहाँ पर आग मत जलाना। उसकी बात को सुनकर लियाम इसके लिए मान जाता है
जो हमारा जैक होता है वो आगे की तरफ दरवाजे के पास चला जाता है जहाँ पर बेल लगाए हुए होते हैं। वो ये सोच रहा होता है कि यहाँ पर एग्जाम के अंदर ड्रैगन आइस का इस्तेमाल करना ये काफी रिस्की है, क्योंकि 4 दिन लगते हैं इस एग्जाम को खत्म होने के लिए। इसलिए मैंने यहाँ पर अपने आंखों को अंधेरे में ढाल लिया है। तभी उसे इस जगह पर सल्फर की सेंध आती है और वो इस चीज से काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि जो ये सेंध है वो उन्हीं मॉन्स्टर से आती है जो कि झुंड में घुमा करते हैं, या फिर वो रैंक 3 के डेंजर वाले लेवल वाले मॉन्स्टर होते हैं। और इस टाइप के जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो हेल हाउंड होते हैं। पर इस पर जैक इसकी वजह से हैरान हो जाता है और यह सोचता है कि मेरे पास्ट लाइफ के अंदर सेमेस्टर एग्जाम के अंदर रियाना ने एक और को हंट किया था, लेकिन मुझे यह नहीं लगा था कि यहाँ पर एक हेल हाउंड मौजूद होगा। लेकिन तभी वो हैरान होता है और वो ये कहता है कि लेकिन वेट अ सेकंड, यहाँ पर कुछ अजीब है। यहाँ तक कि जो हेल हाउंड की ग्रुप हेल हाउंड लीडर के साथ भी आ जाए तभी जो उनकी वजन होती है वो कई 100 किलो तक की हो सकती है। लेकिन मैं सामने की तरफ आ रहे आवाज के वजन को चेक करो तो ये कई ज्यादा टन्स की हो सकती है। तो क्या यहाँ पर एक म्यूटेंट आ रहा है? लेकिन तभी वो काफी परेशान हो जाता है क्योंकि सामने की तरफ से एक जोरदार प्रेशर आता है। वहीं पर इस चीज की वजह से जैक पीछे की तरफ चला जाता है। वहीं पर ये देखकर लियाम ये पूछता है कि क्या आप ठीक है? वहीं पर जैक ये सोच रहा होता है कि आखिर जो जिमैन से वो क्या सोच रहे हैं। वहीं पर सामने की तरफ हमें एक हेल हाउंड को दिखाया जाता है, लेकिन ये सिर्फ उसका सर होता है और उसको पकड़ रखा होता है एक बड़े से ट्रोल मॉन्स्टर ने, जो कि काफी बड़ा होता है और वो काफी ताकतवर भी होता है। वहीं पर इस ट्रोल मॉन्स्टर को देखकर लियाम काफी हैरान होता है। वहीं पर ट्रोल मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है ये रैंक 1 के डेंजरस वाले मॉन्स्टर होते हैं। ये इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि वो हेल हाउंड्स या फिर ओर्क्स को इजिली हार सकते हैं, और जो रो ब्लड होती है वो उनके लिए एक हीलिंग मेडिसिन की तरह काम करती है। और उनके पास काफी इंक्रेडिबल रिजेनरेटिव पावर भी मौजूद है जो उन्हें काफी ताकतवर बनाती है। तभी जो लियाम होता है वो हमारे जैक के सामने आ जाता है और ये कहता है कि माय लॉर्ड मैं सामने की तरफ खड़ा हूँ, आप इस मौके का फायदा उठाते हुए यहाँ पर से भाग जाए। ये सुनकर हमारा जैक एक स्माइल पास करता है और वो उससे ये कहता है तुम यहाँ पर ऐसी बातें मत करो, और वो ये कहकर उससे कंधा से कंधा मिलाकर सामने करने के लिए खड़ा हो जाता है। और वो ये कहता है कि कौन ऐसा लीडर है जो कि अपने सब ऑर्डिनेट को खतरे के अंदर छोड़कर भाग जाए। लियाम तुम मेरे ऊपर यकीन करो या फिर ना करो, तुमने जितना एफर्ट किया है उसके हिसाब से तुम कमजोर नहीं हो, तुम जैसे ही हो मुझे वैसा ही पसंद है। वहीं पर उसकी बात को सुनकर जो लियाम होता है वो उसका शुक्रिया अदा करता है और वो ट्रोल मॉन्स्टर का सामना करने के लिए चला जाता है और वो उसके ऊपर काफी सारे स्ट्राइक लगाता हुआ सामने की तरफ चला जाता है। वहीं पर इन सभी चीजों को जो जैक होता है वो अपने शार्प आइज से देखकर ये कहता है कि जो ये बंदा है वो काफी गुड है, क्योंकि उसने इस ट्रोल के सारे जॉइंट्स वाले हिस्से पर ही अटैक करा था। तो इसका मतलब ये है कि उसने अपने खाली टाइम के अंदर मॉन्स्टर्स के बारे में काफी कुछ स्टडी कर रखा है। हालांकि वो ऐसा कहता है कि तभी हमें लियाम को दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक बड़ा सा धंधा आ रहा होता है जो कि उस ट्रोल मॉन्स्टर का होता है। अगर वो लियाम को लग जाए तो लियाम यहीं पर खत्म। लेकिन तभी जो जैक होता है वो लियाम के सामने आ जाता है और वो अपने एक ही स्ट्राइक के अंदर इस वेपन को हाथ में बांध देता है और इस प्रेशर की वजह से इस ट्रोल मॉन्स्टर का जो हाथ होता है वो पीछे की तरफ चला जाता है। वह अपने इस रेकलेसपन की वजह से लियाम जैक से माफी मांगता है, लेकिन लियाम उससे ये कहता है कि नहीं ये ठीक है, ये तुम्हारा पहला रियल बैटल है इसलिए इतना कुछ तो होना लाजमी है। हाँ मैं ये मानता हूँ इसके सॉफ्ट जॉइंट्स पॉइंट पर अटैक करना ये काफी अच्छी बात है, लेकिन तुम एक बात भूल रहे हो, जो ये ट्रोल है उसके पास रिजेनरेटिव की एबिलिटी मौजूद है। इसे तुम यहाँ पर अपने माइंड में एक बात बैठा लो, जो ट्रोल्स होते हैं छोटे मोटे कट्स को इजिली हील कर सकते हैं, इसलिए अगर तुम्हें उन्हें हराना है तो तुम्हें काफी बड़ा अटैक उनके ऊपर करना पड़ेगा। तभी जो ये ट्रोल मॉन्स्टर होता है वो वेपन ना होने के बावजूद भी अपने हाथ की मदद से उनके
ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जो हमारा जेक होता है वो आगे ये कहता है कि तो चलो अब मैं इस चीज को खत्म करता हूँ। तो ये कहकर एक ही अटैक के अंदर इस ट्रोल मॉन्स्टर के गले को काट कर इसे खत्म कर देता है। वहीं पर इस चीज की वजह से उसे 30 कर्मा पॉइंट मिलते हैं। तभी जेक होता है वो लियाम से ये कहता है कि अगर हम इस चीज को लेकर जाते हैं तो हमें काफी पॉइंट्स मिलेंगे, इसलिए इसे उठा लो। इस पर लियाम उसे अपने बैग के अंदर भर लेता है, उसके सर को अपने बैग के अंदर भर लेता है। वहीं पर जेक होता है वो अपने क्वेस्ट विंडो की तरफ देख रहा होता है, क्योंकि उसे एक अचानक से वाली क्वेस्ट मिल चुकी होती है। 10 डिफरेंट स्पीसीज के 100 मॉन्स्टर्स को मारना होता है और उसे इस मिशन के अंदर 72 घंटे का टाइम दिया गया होता है। इसका रिवार्ड ये होता है कि इस क्वेस्ट में जितना भी कर्मा पॉइंट्स कमाओगे वो क्वेस्ट कंप्लीट होने के बाद डबल हो जाएगा और उसे 2 रैंडम बॉक्सेस भी मिलेगी। जब उसके क्वेस्ट स्टेटस को दिखाया जाता है जिसने कि उसने 2 स्पीसीज के मॉन्स्टर को मार दिया होता है और 14 मॉन्स्टर्स को भी मार दिया होता है और उसके पास जो टाइमर होता है वो भी शुरू हो जाता है। इसे देखकर जो हमारा जेक होता है वो ये कहता है कि इस दिए गए हुए टाइम के अंदर 100 मॉन्स्टर्स को मारना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन 10 डिफरेंट स्पीसीज को मारना ये काफी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम में यूज किए हुए जो लार्ज डंजन होते हैं उनके अंदर सिर्फ 4 डिफरेंट टाइप के ही स्पीसीज मौजूद होते हैं। हालांकि जबकि जो ये डंजन है वो एक ट्रैप है जिसे कि जिम्मेंस ने बिछाया है, तो शायद से यहाँ पर 10 हो सकते अगर मैं सही से खोजूं तो। इसलिए मुझे ये लगता है कि मुझे इस बार काफी टाइम करना पड़ेगा। तभी जो लियाम होता है वो अपने स्पेस बैग के अंदर उस ट्रोल मॉन्स्टर के हेड को इकट्ठा कर लेता है और वो हमारे जेक को ये बताता है कि मैंने अपने आप को तैयार कर लिया है। वहीं पर इस चीज के बाद जो ये लोग होते हैं वो आगे की तरफ रवाना हो जाते हैं और इसी के साथ जो समय का पहिया होता है वो चलना शुरू कर जाता है और हमारे जेक और लियाम के रास्ते में काफी सारे मॉन्स्टर्स आते हैं, लेकिन जो ये लोग होते हैं वो साथ में मिलकर इन सभी मॉन्स्टर्स का सामना करते हैं और जो लियाम होता है वो उनके सर को अपने बैग के अंदर रख रहा होता है और इसी के साथ ही काफी टाइम बीत जाता है। अब इनके पास सिर्फ 12 ही घंटे बचे हुए होते हैं, जहाँ पर जेक लियाम से ये कहता है कि हमने काफी सारे मॉन्स्टर्स को हंट कर लिया है, तो अब तुम्हें रियल कॉम्बैट की आदत हो चुकी होगी। लियाम ये कहता है कि मुझे इसके बारे में श्योर नहीं है। जेक कहता है कि ये नॉर्मल है, तुम्हें हल्का फुल्का टाइम लगेगा। तभी जो जेक होता है वो काफी उदास हो जाता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 50 मिनट बचे हुए होते हैं और उसके क्वेस्ट की स्टेटस को दिखाया जाता है। उसने 9 स्पीसीज को मार दिया होता है और उसने 99 मॉन्स्टर्स को भी मार दिया होता है। अब उसे सिर्फ एक स्पीसीज के मॉन्स्टर और उस मॉन्स्टर को मारना होता है। वहीं पर इस चीज की वजह से हमारा जेक काफी परेशान होता है और वो ये कहता है कि अब मैं कहाँ एक और स्पीसीज को खोजूंगे, तो काफी परेशानी वाली बात है। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो जैसे नीचे की तरफ देखता है तो जो जमीन होती है वो 2 भागों में फटते हुए लियाम के पास जा रही होती है। ये देखकर जो जेक होता है अपने स्वॉर्ड को निकाल कर लियाम की तरफ जाता है, उसे बैग को नीचे की तरफ रखने के लिए कहता है, लेकिन जो लियाम होता है वो कुछ भी समझ नहीं पाता है। लेकिन तभी जो जेक होता है वो सामने की तरफ जाता हुआ लियाम के ऊपर जो रस्सी बंधा हुआ होता है बैग के साथ उसे काटते हुए बैग को अलग कर देता है और वो लियाम को साइड पर कर देता है। तभी जो एक मॉन्स्टर होता है वो फौरन से जमीन से निकलता हुआ उस बैग को अपने मुंह के अंदर भरता हुआ आगे की तरफ निकल जाता है और इस चीज की वजह से जमीन के अंदर काफी ब्लड बह जाता है। वहीं पर ये देखकर जो लियाम होता है वो सदमे के अंदर चला जा चुका होता है, क्योंकि देखने से ऐसा लग रहा होता है कि हमारे जेक का जो हाथ है वो काफी जख्मी हो चुका है। वहीं पर वो काफी परेशान होता है और वो जेक से ये पूछता है कि क्या आप ठीक है। इस पर जेक ये कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस मॉन्स्टर का खून है। वहीं पर इनके सामने का सीन दिखाया जाता है। इनके सामने काफी बड़ा अर्थवॉर्म मॉन्स्टर होता है। इस पर जेक ये कहता है कि लगता है कि अब हमें काफी मुश्किलात आने वाली है, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाऊंगा लियाम, इसलिए तुम्हें अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। वहीं पर जेक ये सोच रहा होता है कि जो ये और में वो काफी खतरनाक है, इसे मारने के लिए एक नहीं बल्कि
8 पर्पल नाइट्स की जरूरत पड़ती है। तभी जो ये वर्म होता है वो जैक के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगा होता है। वो उसे खाने की कोशिश करने लगा होता है। वहीं पर ये देखकर लियाम काफी परेशान होता है और वो अपने बैग के अंदर कुछ खोजने लगा होता है, जबकि जो हमारा जैक होता है उस मॉन्स्टर का सामना कर रहा होता है। वो लकीली उसके अटैक को डॉज कर पाता है। वहीं पर जैक आगे ये कह रहा होता है कि मुझे जल्द से जल्द इस वर्म का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये नीचे मूव करते हुए जमीन को खोखला बना रहा है। तो जो ये वर्म होता है वो फिर से जमीन के अंदर से निकलता हुआ हमारे जैक के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जैक होता है उसके अटैक को डॉज कर लेता है। वो इस बार उसे जमीन के अंदर जाने नहीं देता है, बल्कि वो उसके शरीर के ऊपर अपने स्वर्ड को घोंप देता है और वो उसे चीरता हुआ साइड पर जाने लगा होता है। और वो ये कहता है कि मैं तुम्हें हाथ में बात दूंगा। वहीं पर जो हमारा जैक होता है वो उसके बॉडी को चीर ही रहा होता है कि तभी जो ये वर्म होता है वो उस वाले हिस्से को ऊपर आसमान की तरफ उठा लेता है और वो उसके पास जाने लगा होता है और वो हमारे जैक को चारों तरफ से जकड़ लेता है। वहीं पर इस चीज की वजह से हमारा जैक काफी जख्मी हो जाता है, यहाँ तक कि वो खून की उल्टियां भी करने लगा होता है। लेकिन तभी जो लियाम होता है वो अपने स्वord को उसके अंदर घोंप देता है। वहीं पर इस चीज की वजह से जो ये वर्म होता है वो हमारे जैक को आजाद कर देता है। वो आजाद नहीं करता, बल्कि जो उसकी पकड़ होती है वो जैक से काफी कमजोर हो जाती है और इस मौके का फायदा उठाते हुए जो जैक होता है उसके पकड़ से आजाद हो जाता है। वो लियाम से ये पूछता है कि लियाम आखिर तुमने इसके ऊपर क्या इस्तेमाल किया था। इस पर लियाम उससे ये कहता है कि मैंने उसके ऊपर एनेस्थेटिक का इस्तेमाल किया था। सबसे पहले मैंने इस एनेस्थेटिक को अपने स्वord के ऊपर डाला और इससे मैंने इस वर्म के ऊपर अटैक करा। वहीं पर जैक होता है ये कहता है जो ये एनेस्थेटिक है वो इंसान के लिए काफी घातक होता है, क्योंकि वो उसके एक सेंसेस को कमजोर कर देता है। लेकिन जो ये एनेस्थेटिक है वो वर्म के लिए और भी खतरनाक होता है, क्योंकि ये इसके लिए एक डेडली पॉइजन होता है। और यहाँ पर लियाम काफी काबिलियत वाला बंदा है, क्योंकि जो ये सिचुएशन थी वो काफी खराब थी, लेकिन फिर भी उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए एनेस्थेटिक को बाहर की तरफ निकाला। इसलिए यहाँ पर जो उसकी टाइटल है वो उसके साथ जज खाती है। तभी जो लियाम होता है वो उससे आगे ये कहता है कि जब मैं तुम्हें सिग्नल दूंगा तो अपने स्वord की मदद से उसे वापस से स्टेब करना। जैक होता है सब कहने के बाद फिर से इसके बॉडी को चीरना शुरू कर जाता है। तभी वो लियाम को यहाँ पर इशारा करता है। इस पर जो लियाम होता है अपने स्वord की मदद से इस वर्म को यहाँ पर स्टेब करता है। इस चीज की वजह से वर्म होता है वो कमजोर होकर चिल्लाना शुरू कर जाता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए जो जैक होता है वो सोल मैनिफेस्टेशन का इस्तेमाल करते हुए उसके मुंह के ऊपर से एक जोरदार कट लगाते हुए नीचे की तरफ जाता है। और ये कट इतना पावरफुल होता है कि जो ये मॉन्स्टर होता है वो बीचों बीच से यहाँ पर कट जाता है और ये मॉन्स्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। वहीं पर इसी के साथ जो उसका क्वेस्ट होता है वो भी कंप्लीट हो जाता है और उसके जो जितने भी कर्मा पॉइंट्स उसने इस क्वेस्ट के दौरान कमाए थे वो डबल हो जाते हैं और साथ ही साथ उसे क्वेस्ट रिवार्ड के तौर पर 2 रैंडम बॉक्स दिए जाते हैं। वहीं पर इस चीज की वजह जो उसकी कर्मा पॉइंट्स होती है वो 780 हो चुकी होती है। पर इसी का साथ में बाहर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर काफी सारे बच्चे डंजन्स के बाहर भी आ चुके होते हैं और उनकी जो ग्रेडिंग्स होती है वो भी कंप्लीट हो चुकी होती है। वहीं पर मैं रियन्ना को दिखाया जाता है, उसकी जो ग्रेडिंग होती है वो अभी चालू होती है, जहाँ पर उन्हें इस डंजन को एस्केप करने और इतने सारे मॉन्स्टर्स को मारने के लिए 180 पॉइंट्स दिए जाते हैं। वहीं पर ये देखकर सारे के सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो ये स्कोर होता है वो काफी ज्यादा होता है। वहीं पर जो प्रोफेसर होता है जो कि उनके ग्रेड्स को दे रहा होता है वो उसकी काफी तारीफें करता है। वहीं पर मैं ओवेन को दिखाया जाता है जैसे कि यहाँ पर इस चीज के बदले 120 पॉइंट्स मिलते हैं। वहीं पर ये सुनते के साथ जो ओवेन का मुंह होता है वो बंद जाता है और वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि रियन्ना भले तुम इस बार मेरे से आगे निकल चुकी हो, लेकिन आगे तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, क्योंकि मैं जल्दी जैक की तरह तुम्हें भी यहाँ पर खत्म कर दूंगा। तो हमारी भोले ओवेन को ये लग रहा होता है कि उसने अपने जालबाजी की मदद से हमारे जैक को ठिकाने लगा दिया है, लेकिन तभी हमारे जैक की उसे आवाज आती है और वो ये कहता है कि सूरज को देखे हुए काफी टाइम हो चुका है। वहीं पर उसकी आवाज को सुनकर ओवेन काफी हैरान होता है। तभी उसकी पीछे से हमारा ओवेन और लियाम बाहर की तरफ आते हैं। लियाम के हाथों के अंदर उसी ओर्म मॉन्स्टर का सर मौजूद होता है। वहीं पर ये देखकर सारे के सारे लोग काफी हैरान होते हैं और वो ये कहते हैं कि ये तो डंजन वर्म है ना। यहाँ पर
पर कहा जाता है कि इस डंजन के अंदर सबसे हाईएस्ट मॉन्स्टर ऑर्क्स होते हैं ना, तो आखिर ये डंजन वर्म अंदर की तरफ क्या कर रहा था और क्या इन दोनों ने ही उस डंजन मॉन्स्टर्स को हराया है। तभी उस जेक होता है वो ओवेन के पास जाकर ये कहता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम काफी हैरान हो। वो टेलीपैथी के थ्रू ओवेन से ये कहता है कि क्या तुम मुझे देखकर हैप्पी नहीं हुए। इस चीज की वजह से ओवेन काफी गुस्सा होता है। तभी जो हमारा जेक होता है उसे आगे चढ़ाने के लिए उससे ये कहता है कि आज तुम्हारे स्माइली फेस का क्या हुआ, लेकिन जो ये चीज है वो सच में तुम्हारे फेस के ऊपर काफी जचता है। तभी जो ओवेन होता है वो कुछ ना कहते हुए यहाँ पर से चला जाता है और वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि जो ये प्योर ब्लड्स वाले लोग हैं, मैं पक्का उन्हें आने वाले टाइम के अंदर अच्छा खासा सबक सिखाऊंगा। वहीं पर इसी के साथ में इंस्ट्रक्टर एंड्री को दिखाया जाता है जो कि इन्हें इस जगह पर ग्रेड्स देने के लिए आता है। वहीं पर ये देखकर जो हमारा जेक होता है वो उनसे ये कहता है कि मेरे पास सिर्फ इस वर्म का ही बॉडी मौजूद है, तो क्या आपको मुझे ग्रेड देने की जरूरत है। इस पर जो ये बंदा होता है वो ग्लव्स पहनता हुआ ये कहता है कि इंस्ट्रक्टर होने के नाते मैं केयरलेसली यहाँ पर तुम्हें मार्क्स नहीं दे सकता हूँ। जिस बैग्स के अंदर तुम लोगों ने मॉन्स्टर्स के हेड रखे हुए थे उसे इस मॉन्स्टर ने खा लिया है। वो ऐसा इसलिए कह रहा होता है क्योंकि इस ऑर्म मॉन्स्टर के दांत के ऊपर बैग का एक टुकड़ा लगा हुआ होता है। इस पर जेक होता है वो हाँ में जवाब देता है। तभी जो इंस्ट्रक्टर एंट्री होते है वो अपने हाथ को अंदर की तरफ डालकर चेक करने लगे होते कि आखिर इसके अंदर कितने सारे मॉन्स्टर्स की बॉडी मौजूद है। वहीं पर ये देखकर जो हमारा जेक होता है वो काफी हैप्पी होता है और ये कहता है कि ये तो काफी अच्छा है क्योंकि मैंने जितने भी मॉन्स्टर्स के शरीर को कलेक्ट किया था उसे इस और में मॉन्स्टर ने खा लिया है। जबकि मैं यहाँ पर फेल नहीं होना चाहता था तो मैंने इस मॉन्स्टर को यहाँ पर लेकर आया हुआ हूँ, लेकिन एंट्री तो मेरी काफी ज्यादा हेल्प कर रहे हैं, वो तो काफी अच्छे इंसान हैं। वहीं पर सब चीज चेक को करने के बाद जो एंट्री होता है वो ये बताता है कि इसके अंदर मुझे काफी सारे मॉन्स्टर्स की निशानियां मिली है जैसे कि गोब्लिन्स, होबो गोब्लिन्स, हेल हाउंड्स और ऑर्क्स और साथ ही साथ यहाँ पर लास्ट में एक ट्रोल की भी। वहीं पर ट्रोल के बारे में सुनकर जो ये सारे के सारे लोग होते हैं वो काफी घबरा जाते हैं। वहीं पर जो एंड्री होता है वो ये कह रहा होता है कि ब्लड को देखकर ऐसा लगता है कि इसके अंदर काफी सारे मॉन्स्टर्स होंगे, लेकिन ये काफी ज्यादा मुश्किल होगा, इसलिए मैं यहाँ पर हर एक मॉन्स्टर के एक ही हेड का यहाँ पर तुम्हें पॉइंट देने वाला हूँ। वहीं पर एंड्री आगे ये कहता है कि भले जो ट्रोल और जो डंजन वर्म होते हैं वो एग्जामिनेशन क्राइटेरिया के अंदर यहाँ पर इंक्लूड नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर तुम्हारे रिकॉर्ड्स के अंदर काफी सारे यही मॉन्स्टर्स भरे हुए हैं, इसलिए मैं तुम्हें इस चीज के लिए 368 पॉइंट देता हूँ, तुम पास करते हो। पर ये सुनकर जो कुछ इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो आपस में ये कह रहे होते हैं कि आखिर जब हम लोग कह देते तो उस वक्त पर हमें कितने सारे पॉइंट्स मिले थे, और वो सारे के सारे बच्चे होते हैं वो इस चीज की वजह से काफी हैरान होते हैं और ये कहते कि इतने सारे पॉइंट्स को हासिल करना पॉसिबल भी है। तो जो एक बच्चा होता है वो इस जगह पर चिल्लाना शुरू कर जाता है और ये कहता है कि ये फेयर नहीं है, उसने बस इस जगह पर एक सिंगल डंजन वर्म के हेड को यहाँ पर लेकर आया हुआ है। उसके बाद उसका जो एक बच्चा होता है उससे ये कहता है कि तुम बकवास करना बंद करो, एक सिंगल वर्म की यहाँ पर कीमत 180 पॉइंट है। इस पर वो बंदा ये कहता है कि तो आखिर इससे क्या फर्क पड़ता है, उसे तो 180 पॉइंट ही मिलना चाहिए। इस पर दूसरा बंदा ये कहता है कि अबे बेवकूफ तुम ध्यान से सोचो, अगर तुम्हारे सामने एक डंजन वर्म या फिर एक ट्रोल के साथ होता तो क्या तुम उनका सामना करने सकते। वहीं पर उसकी बात सुनो जो बच्चा होता है वो फाइनली शांत हो जाता है। वहीं पर इसकी बात जो हमारा जेक होता है ये सोच रहा होता है कि वो लोग तो काफी ज्यादा नॉइज मचा रहे हैं, लेकिन जो ये चीज वो पहले से काफी डिफरेंट है। जब वो लोग मुझे यहाँ पर बेइज्जती उड़ाया करते थे ये चीज मुझे बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे ये पक्का यकीन है कि मैंने ऐसा कुछ कर दिया है जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, और वो ये है कि मैंने दोबारा से खड़ा होने की कोशिश करी है। यहाँ पर जिममेंस मुझे हराने के लिए इतने आगे तक चल गए थे कि उन्होंने एग्जाम के दौरान डंजन को पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर दिया था और उन लोगों ने मुझे एलिमिनेट करने की भी कोशिश करी। क्या ये डिसीजन जो है ओवेन का अकेला था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अकेडमीज के एग्जामिनेशन को अकेले यहाँ पर मेसअप कर सके। तो इसका मतलब ये है कि पूरे के पूरे जिम्मन्स मुझे यहाँ पर खत्म
करने में लगे हुए थे। तो इसका मतलब ये है कि जो वो लोग हैं वो मुझे और भी अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करने वाले हैं। इसलिए मुझे ये लगता है कि मुझे इस सिचुएशन के अंदर अच्छा खासा काम करना पड़ेगा। तभी जो रियन्ना होती है वो जेक के पास आ जाती है और वो उसके पास आ जाते हुए कहती है कि तुम इस टाइम में जीत चुके हो, और ये कहकर यहाँ पर से चली जाती है। वहीं पर ये सुनकर हमारा जेक काफी हैरान होता है। पर इसी के साथ जो हमारा जेक होता है वो ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर आ चुका होता है। तो यहाँ पर ड्रैकोनियन स्किल ग्लूटनी को देख रहा होता है, जिसकी मदद से वो काफी सारा खाना खाकर उसे पचा सकता है और इसे अनलॉक करने के लिए 50 पॉइंट्स चाहिए होते हैं और उसके पास 780 पॉइंट होते हैं। जेक ये कहता है कि मैं काफी टाइम से इस स्किल को इग्नोर कर रहा था, लेकिन जबकि मेरे पास काफी स्किल्स है तो मैं इसे परचेस कर सकता हूँ। और वो कहकर इस स्किल को अनलॉक कर लेता है और वो जैसे इस स्किल को अनलॉक करता है तो वो काफी हैरान होता है, क्योंकि अनलॉक होते के साथ ही जो इसकी डिस्क्रिप्शन होती है वो चेंज हो जाती है। उसे ये बताया जाता है कि जब तुम ग्लूटनी को इस्तेमाल कर रहे होगे तो तुम किसी भी चीज को खाकर उसे डाइजेस्ट करते हो, उसे एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। अगर तुम ऐसे मॉन्स्टर को कंज्यूम करते हो जिसके पास ब्लड लाइन एबिलिटीज मौजूद है तो तुम उस मॉन्स्टर की एबिलिटी को भी एब्जॉर्ब कर सकते हो। वहीं पर इन सभी चीजों को देखकर जेक काफी हैरान होता है और ये सोचता है कि मुझे एग्जाम से पहले ही इस चीज को एक्टिवेट कर लेना चाहिए था। तो इस चीज को चेक करने के लिए अपने पास से एक मीट निकालता है। तो जैसे इस मीट को निकालता तो जो एक शैडो होता है वो इस मीट को छीनता हुआ पीछे की तरफ ले जाता है, जहाँ पर हमारे जेक के अंदर से काफी ज्यादा शैडो निकल रहा होता है। वहीं पर ये देखकर हमारा जेक काफी हैरान होता है, क्योंकि जो ये शैडो होता है वो इस मीट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। वहीं पर इस मीट को एब्जॉर्ब करने की वजह से उसके बॉडी के अंदर काफी एनर्जी आती है और जो उसकी एनर्जी होती है वो रिकवर्ड हो जाती है। वहीं पर इस चीज की वजह से हमारे जेक को ऐसा लग रहा होता है कि वो अभी अभी सोकर उठा है, उसे फ्रेश फील हो रहा होता है। और इतना ही नहीं, जो उसकी पूरी की पूरी बॉडी है वो रिफ्रेश फील कर रही होती है। वहीं पर ये देखकर जो हमारा जेक होता है वो ये कहता है कि जो ये चीज वो 50 पॉइंट्स के लायक है, और ये सब कहकर अपने शैडो को काफी सारा मीट खिला रहा होता है। तो ये कह रहा होता है कि अब मैं सिर्फ एक ही स्किल की मदद से अपने सारे स्किल्स के रिस्क को कम कर सकता हूँ और मैं इस चीज की मदद से अपने मेंटल फैटिग को रिकवर कर सकता हूँ और मेरे पास इन्फिनाइट स्टेमिना भी है, जिसके जरिए मैं फिजिकल फैटिग को नहीं सह सकता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मैं बिना खाना या नींद के 24 घंटा ट्रेन कर सकता हूँ। ये तो काफी अच्छा है। लेकिन तभी वो हैरान हो जाता है और वो ये कहता है कि देखकर मैंने तुमसे पहले ये कहा था ना कि जब भी मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो तुम मुझे डिस्टर्ब मत करना। इस पर देखकर उसे ये बताता है कि मैं एक इम्पोर्टेंट न्यूज को लेकर आया हुआ हूँ। यहाँ पर जो आपकी स्वर्ड है वो कंप्लीट हो चुकी है। वहीं पर ये सुनकर जो जेक होता है वो काफी खुश होता है और वो ये कहता है कि फाइनली जो ये चीज है वो हो चुकी है। वहीं पर इसी के साथ जो जेक होता है वो गेलियन के वर्कशॉप के अंदर आ जाता है, जहाँ पर जो गेलियन होता है उसके स्वर्ड को लाने के लिए जाता है। वहीं पर जेक ये सोच रहा होता है कि मेरे पास्ट लाइफ के अंदर गेलियन ने मुझे मिथ्रिल और प्योर आयरन से बने हुए एक स्वर्ड को दिया था, जो कि द स्वर्ड ऑफ रेडियंस द ग्राम था, जो कि एक ऐसी फेमस स्वर्ड है जिसे कि यहाँ पर एक ही नजर के अंदर पहचान पाना काफी मुश्किल था। पहले मैंने इस टाइम पर उसे ड्रैगन के दांत दिए है उस चीज को रिफाइन करने के लिए, इसलिए मुझे ये लगा था कि जो वो बंदा है वो मुझे उसी तरीके की कोई चीज बना कर देगा जो कि उसी तरीके की दिखती है। लेकिन जो ये चीज वो तो पूरे अजीब तरीके की दिख रही है, वो तो उसकी तरह दिख ही नहीं रही है। वहीं पर जैक इस स्वर्ड को उठाकर देखता हुआ ये कहता है कि इसके अपीयरेंस को देखकर ऐसा लगता है कि ये ज्यादा प्रीति स्वर्ड नहीं है। वो गेलियन से ये पूछता है क्या तुमने जानबूझकर इसे शार्पन नहीं किया है। इस पर गेलियन ये बताता है कि जो ये स्वर्ड है उसे इसी तरीके का होना चाहिए था। इस पर जेक ये कहता है तो इसका मतलब ये है कि तुम ये सोचते हो कि जो ये स्वर्ड है वो मेरे लिए सबसे अच्छा है। इस पर गेलियन हमें जवाब देता है और उसे अपनी बात को समझता हुआ देखकर जो गेलियन होता है वो काफी हैप्पी होता है और वो ये कहता है कि अगर मैं ये बात किसी और को कहता तो वो काफी गुस्सा होता, लेकिन जो ये बंदा है वो काफी अच्छा है। तभी वो ये कहता है कि सर यहाँ पर इस स्वर्ड का अभी तक कोई भी नाम नहीं रखा हुआ है। मैंने इसे कई बार कई नाम देने के बारे में सोचा, लेकिन मैं उसके बारे में सोच ही नहीं पा रहा हूँ, इसलिए क्यों ना आप ही इसे एक नाम दे दे। वहीं पर उसकी बात को सुनकर जेक हैरान होता हुआ ये कहता है क्या तुम ये चाहते हो। वहीं पर वो ये सोच रहा होता है कि ग्राम द स्वर्ड ऑफ रेडियंस इस नाम को गेलियन ने ही उस स्वर्ड को दिया था, लेकिन वो
उसी तरह के स्वर्ड को नाम के बारे में नहीं सोच पा रहा है। मुझे ये लगा था कि जो ये स्वर्ड है वो ग्राम की तरह ही है, बस वो हल्का फुल्का डिफरेंट दिखेगा क्योंकि मैंने इस वक्त पर उसे ड्रैगन फेंग दिया था मटेरियल के रूप में। लेकिन इससे देखकर ऐसा लगता है कि जो ये स्वर्ड है वो तो ग्राम से काफी डिफरेंट है और ये सब सोचकर अपने हाथ के ऊपर एक कट लगाता है। वहीं पर ये देखकर गेलियन काफी हैरान हो जाता है और वो ये कहता है कि सर आखिर आप क्या कर रहे हैं। तभी जो हमारा जेक होता है वो अपने हीलिंग एबिलिटी को ऑफ कर देता है ताकि जो उसकी जख्म में वो हील ना हो पाए और ये सब करने के बाद अपने खून को जो कि उसके हाथ से निकल रही होती है उसे स्वर्ड के ऊपर गिराता है। वहीं पर ये देखकर गेलियन काफी हैरान होता है और ये कहता है कि तो स्वर्ड नेमिंग रेशियोल का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक ऐसी ट्रेडिशनल होती है जिसके अंदर जो ओनर है वो वेपन को अपना नाम देते हैं, जिसके अंदर जो ओनर होते हैं वो अपने ब्लड को इस स्वर्ड के साथ फ्यूज करते हुए इस रिचुअल को चालू करते हैं। जब जो ये रिचुअल है वो चालू होती है तो जो ओनर है वो अपने अनकॉन्शियसनेस माइंड के अंदर चले जाते हैं और वो अपने टाइम को बिताते हुए अपने स्वर्ड के लिए नाम के बारे में सोचते हैं। लेकिन मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि इन्हें इस दवारवन राइट के बारे में पता है जो कि काफी टाइम पहले ही भुला दिया गया था क्योंकि ये काफी खतरनाक था। तो आखिर कैसे? वहीं पर इसी के साथ ही हमारे जैक को उसके अनकॉन्शियसनेस माइंड के अंदर दिखाया जाता है जिसके अंदर उसके चारों तरफ काफी सारे नाम घूम रहे होते हैं और इसी के अंदर से हमारे जैक को एक नाम चूज करना होता है। वहीं पर काफी देर के बाद फाइनली उसे एक नाम मिलता है जो कि द स्टाइजियन ब्लेड होता है और इसका पूरा नाम स्टाइजियन ब्लेड बेहोमूथ होता है जो कि अब से इसी स्वर्ड का नाम होने वाला है। और इसी के साथ जो हमारा जैक होता है वो जाग जाता है। वह उसके जागते के साथ जो गेलियन होता है वो फौरन से मरहम पट्टी करता हुआ उनसे ये कहता है कि सर तो आप काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है, आपको तो यहाँ पर ड्रावेंस हार्डी के बारे में भी पता है। वह पर मलहम पट्टी होने के बाद जो जैक होता है वो उससे ये कहता है कि मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो मुझे उसके बारे में पता चला था। तभी जो गेलियन होता है वो उनसे ये कहता है कि आप थोड़ी देर यहाँ पर आराम करें, मुझे आपको कुछ देना है इसलिए मैं फौरन यहाँ पर आता हूँ। उसकी बात को सुनकर जो हमारा जैक होता है वो इसके लिए मान जाता है और वो ये कहता है कि तुम्हें हड़बड़ाने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम आराम से आ सकते हो। गेलियन इसका शुक्रिया अदा करता है और वो यहाँ पर से चला जाता है। वहीं पर जो हमारा जैक होता है वो ये सोच रहा होता है कि मैं भले ही चाहूँ तो मैं आराम से अपने जख्मों को हील कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस जगह पर से हील नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने सारे के सारे कार्ड्स को सभी को नहीं दिखाना चाहता हूँ क्योंकि ये गलती गार्डनर के वक्त पर हो चुकी है। मुझे गेलियन के लिए बुरा लग रहा है लेकिन जब मैं घर जाऊंगा तो मुझे इस मलहम पट्टी को निकालना पड़ेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात है मुझे इस स्वर्ड को चेक करना पड़ेगा। वह इसी के साथ में स्टाइजियन ब्लेड बेहोमूथ के बारे में बताया जाता है। ये एक ऐसी ब्लेड है जिससे कि द माना ऑफ द ब्लू फ्लेम के अंदर एक बहुत ही काबिल क्राफ्टमैन के द्वारा यहाँ पर फोर्ज किया गया है और इसके अंदर बहुत ही ताकतवर दांत का इस्तेमाल किया गया है जो कि लाइट ड्रैगन बेहोमूथ का है। और जो इसकी खासियत है वो इस जगह पर ये है कि वो इनडेस्ट्रक्टेबल है और ये ऑरा कन्वर्जन कर सकता है और साथ साथ इसकी कुछ स्पेशल बातें भी होती है। तो ये स्वर्ड की पावर है वो सील्ड की गई हुई है। अगर जो यूजर है वो अपने आप को ताकतवर बनाता है तो वो इसके हिसाब से इसके पावर को अनलॉक कर सकता है। वहीं पर ये देखकर जो हमारा जैक होता है वो काफी हैरान होता है और वो ये कहता है कि मैंने ऐसी वेपन कभी भी नहीं देखा था और ऊपर से जो ये चीज है वो इनडिस्ट्रक्टेबल है। इस चीज को यहाँ पर ड्रैगन फेंग के जरिए बनाया गया है लेकिन ये चीज अनबिलीवेबल है और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये ऑरा कन्वर्सन कर सकता है। ने इसी चीज की वजह से गेलियन को यहाँ पर इस स्वर्ड को रिफाइन करने के लिए दिया था क्योंकि उसके रिफाइन करने की वजह से स्वर्ड के अंदर काफी खास चीजें एबिलिटीज आ सकती थी क्योंकि जो ये चीज वो ईथर को या फिर माना को ओरा के अंदर कन्वर्ट कर सकता है और ये सब कहकर अपने ईथर को इस स्वर्ड की मदद से माना के अंदर कन्वर्ट करने लगा होता है। और वो ये कहता है कि जो ये चीज है वो मुझ जैसे वायर जिसके पास ओरा की एबिलिटी नहीं है वो ओरा का इस्तेमाल करते हुए ब्लैक नाइट बन सकता है। वहीं पर वो ओरा का इस्तेमाल कर ही रहा होता है कि तभी जो गेलियन होता है वो किसी चीज को लेकर आता है वो ये कहता है मुझे यहाँ पर लेट आने के लिए माफ कीजिए, लेकिन जैसे वो हमारे
हमारे जेक को ओरा का इस्तेमाल करते हुए देखता तो वो काफी हैरान हो जाता है और वो कहते हैं कि तो पूरे तरीके से ओरा का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। वो एक ऐसी चीज कर पा रहे हैं जो कि एक पर्पल नाइट भी करने में नाकामयाब रहता है। और वो जेक होता है वो उससे कहता है कि तुमने काफी अच्छा स्वord यहाँ पर बनाया है। इस पर जो गैलियन होता है वो ये कहता है कि ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि आपने मुझे फर्नेस बनाने में हेल्प करी थी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप इस चीज को देख सकते हैं। पर वो एक सेठ होती है जिसके अंदर स्वord को रखा जाता है। गैलियन ने बताता है कि इस चीज को मेरे मास्टर ने पर्सनली क्राफ्ट किया है। वहीं पर इस सेठ के ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है जिसे कि देखते हुए जो हमारा जेक होता है ये सोच रहा होता है कि मैंने कभी भी गैलियन के मास्टर के बारे में अपने पास्ट लाइफ के अंदर नहीं सुना था। वहीं पर इस अजीब से भाषा में लिखे हुए चीज को जो हमारा जेक होता है वो पढ़ पा रहा होता है और इसके अंदर लिखा हुआ होता है गोलिन जोबर्टन। वहीं पर वो इस नाम को पढ़कर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि जो गोलिन जोबर्ट होता है वो कोई मामूली बंदा नहीं होता है। वो इस जगह पर अभी के वक्त पर इस कॉन्टिनेंट का करेंटली काफी बड़ा ब्लैक स्मिथ माना जाता है और वो भी एक द्वार्फ से। और उसके अंदर ये जो बंदा है वो टॉप पर आता है। जिन सभी वेपन्स को इस जगह पर क्रिएट करता है उनके अंदर काफी सारी खास एबिलिटीज रहती है, इसलिए यहाँ पर जो लोग होते हैं वो इस चीज को पाने के लिए काफी पैसा देने को भी तैयार रहते हैं। वहीं पर जेक गैलियन से ये कहता है तो इसका मतलब ये है कि तुम गोलिन्स के डिसेबल थे। इस पर गैलियन ये हैरान होते हुए कहता है तो इसका मतलब ये है कि आप द्वारवन लैंग्वेज के बारे में भी जानते हैं। इस पर जेक नर्वस होता हुआ ये कहता है कि अगर गोलिन की बात रही तो मैं इसे जानता हूँ, लेकिन ये बात तो है कि जो ये सेठ है वो कोई मामूली सेठ नहीं है। इस पर गैलियन हमें जवाब देता है और ये कहता है कि इसके अंदर एक टाइल लगा हुआ है और आप इस चीज का इस्तेमाल करते हुए इसे एक शील्ड के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और जो ये चीज उसे बनाने के लिए मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है और साथ ही साथ विवरीन के बोन्स का भी, तो ये काफी अच्छा वेपन माना जा सकता है। काफी अच्छा शील्ड भी बन सकता है। इससे काफी सारी चीजें कर सकते हैं और आप उसे वापस से सेठ के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। अब मैं ये मानता हूँ कि आपने मेरे ऊपर काफी एहसानात किए हैं और जो ये चीज है वो उस चीज के काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो चीज है वो मेरी तरफ से आपके लिए एक तोहफा है। इस पर जेक इससे ये कहता है कि तुम इस चीज को बेचकर आराम से एक फर्नेस बना सकते थे। इस पर गैलियन ये कहता है कि मेरे मास्टर के वर्क को मैं ऐसे किसी को नहीं बेच सकता था। इस पर जेक इस चीज को देता हुआ ये कहता है कि लेकिन जो ये चीज है वो काफी 100 गोल्ड के कॉइन के बराबर होते हैं। इस पर गैलियन ये कहता है कि वो अच्छा ऐसी बात है, लेकिन जो हमारा जेक होता है वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है और वो इसे अपने स्वord के सामने रखता हुआ ये कहता है कि भले जो ये सेठ है वो मेरे स्वord के सामने काफी छोटा लग रहा है। हालांकि वो ये सब कहने के बाद इसके टिप को अपने स्वord के अंदर डालता है तो जो ये चीज होता है वो पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म्ड होते हुए इस स्वord को कवर अप कर लेता है। ये देखकर जेक काफी हैरान होता है और वो ये कहता है कि मुझे इसके बारे में पता था। जो ये चीज वो मेरी एक्सपेक्टेशन को काफी एक्सीड करती है। वो जेक होता है वो इस सभी चीजों के लिए गैलियन का शुक्रिया अदा कर अपने ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर आ जाता है और उसने यहाँ पर अपने रिवार्ड के तौर पर मिले हुए एक बॉक्स को भी ओपन कर लिया होता है और उसके अंदर एक मीटियोरिक आयरन से बना हुआ यहाँ पर एक गॉन्टलेट मिला होता है और वो इन्हें अपने दोनों हाथों के अंदर पहन लेता है। लेकिन जो इसकी कोई भी खासियत अभी मौजूद नहीं होती क्योंकि इसके खासियत को ओपन करने के लिए उसे पूरे के पूरे मीटियोरिक आयरन के सेट लगेंगे। इतने खास आइटम को पाने की वजह से जो हमारा जेक होता है वो काफी हैरान हो जाता है। तभी वो सेकंड चेस्ट को ओपन करने के लिए जाता है और जैसे ही उस चेस्ट को ओपन करता है तो वो काफी हैरान हो जाता है और ये कहता है कि आखिर ये क्या चीज है। और इसी के साथ ही जो हमारा एपिसोड है वो खत्म होता है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। हमें नेक्स्ट एपिसोड में ये पता चलेगा कि आखिर इस चेस्ट के अंदर क्या मौजूद है। हाँ तो अब आप लोग मुझे गाली मत देना कि आखिर मैंने इस चीज के बारे में बताया क्यों नहीं, क्योंकि जो ये चैप्टर है वो इतना ही तक था। इसके आगे के चैप्टर सभी आने बाकी है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो जब तक कि जो इसके आगे के चैप्टर नहीं आते आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे इसके आगे के चैप्टर आ जाएंगे मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। और हाँ अगर आपको एपिसोड पसंद आया होगा तो सपोर्ट जरूर करना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड सायोनारा।